Vande Mataram student, welcome to the Tripathi tutorial. This is Abhishek Tripathi. Student, this is the second part of the chapter number 2, which is force and laws of motion. Today's session we will discuss about the especially Newton's law of motion, Newton's first law, inertia and momentum. In previous part we have studied about the types of force, unbalanced force, बैलेंस फोर्स एंड एक्सेट्रा. सो लेट स्टार्ट द सेशन. स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हम लोग सेकेंड चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, इसके बेसिक चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि देयर आर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. सो डोंट बी कन्फ्यूज. यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे रॉन्ग कर देते हैं. तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अलग है और लॉज ऑफ मोशन जो है वो अलग है. हालांकि दोनों को न्यूटन नहीं बताया है, लेकिन ये दोनों ही अलग हैं. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन ने अपनी एक बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम था प्रिंसिपिया. प्रिंसिपिया में ही न्यूटन ने सभी रूल्स और थ्योरीज को पब्लिश करवाया था. तो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि 3 लॉज ऑफ मोशन है, बट फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है वो न्यूटन ने नहीं बल्कि गैलीलियो गैलीली ने बताया था. ठीक है, तो आप सोचेंगे कि गैलीलियो गैलीली ने बताया था तो इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन्स ने ही अपनी बुक में इसे पब्लिश करवाया था. बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है वो मिस्टर गैलीलियो ने ही दिया था. ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता हु गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आप बताएंगे मिस्टर गैलीलियो गैलीली. गॉट इट? लेट्स सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए. इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को ही कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन जब उस पर हम उसके फोर्स से, उसके मास से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो उसका अपोज करती है. पहले तो अपोज करती है, लेकिन अधिक फोर्स हो जाने के कारण उसमें चेंजेस मिलते हैं. फॉर एग्जांपल लेंगे, सपोज दैट अगर आप किसी प्लेस पे बैठे हुए हैं तो आपको अगर एक छोटा सा बच्चा पुश करता है तो आप नहीं पुश हो पाते हैं, क्योंकि आप रेस्ट पोजीशन में और आप रेस्ट में रहना चाहते हैं. लेकिन वही एक मोटा तगड़ा व्यक्ति अगर आपको पुश करता तो आप वहाँ से पुश हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स है वो आपके मास से कहीं अधिक है. तो पहले तो आप अपोज करते हैं, यानी कोई भी बॉडी जो है वो चेंज, अपने पोजीशन के चेंज में उसका अपोज करती है, लेकिन जब अधिक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो डिस्प्लेस या चेंज हो जाती है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही बताया गया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को ही कांस्टेंट रखना चाहता है, लेकिन जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो उसका अपोज करता है. ठीक है, अब इसी को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया भी कहा जाता है. तो अब हम इसे इनर्शिया के टर्म में समझेंगे कि किस तरह के चेंजेस होते हैं. तो इनर्शिया है क्या? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ टू एनी चेंज इन इट्स मोशन. ठीक है, इंक्लूडिंग अ चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है, यानी कि जो उसका प्रतिरोध करता है, अपोज करता है, चेंज नहीं होने देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस का, या डायरेक्शन में चेंजेस का, या फिर पोजीशन में चेंजेस का. एन ऑब्जेक्ट विल स्टे स्टिल और कीप मूविंग एट द सेम स्पीड एंड in a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force. ठीक है, तो कोई भी बॉडी है अगर वो स्टिल एक जगह स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करना ही चाहती है, और अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन पर ही, लेकिन जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न किया जा सके. ठीक है, तो इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है किसी भी चेंज का. ठीक है, जब किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है
तो यहाँ से इनर्शिया जो है वो आपके 3 टाइप्स के बन जाते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया आर 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी अगर रेस्ट में है उसे चेंज करना है, मोशन में है उसे चेंज करना है, डायरेक्शन में है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग केसेस देखेंगे, किसके लिए, इनर्शिया के लिए। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अ बॉडी विच इज रेस्ट continuous to be in rest unless acted upon by an external force। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी स्थिर है, मोशन नहीं कर रही है, तो वो उसी पोजीशन में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, उसका वो अपोज करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, कभी आपने देखा होगा कि छोटा मोटा जैसे कोई फल का पेड़ है, उसको जा कर के आप तेज़ी से जब सेक करते हैं तो जो भी फ्रूट्स लगे होते हैं उस ट्री पर, वो सारे जो होते हैं वो गिर जाते हैं या फिर उसके पत्ते गिरने लगते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो भी फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं वो सारे जो हैं वो रेस्ट में हैं, लेकिन उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण वो हमारे फोर्स का अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रही हैं, जिसके कारण वो पत्ते टूट करके या फल टूट करके गिर जाते हैं। गॉट इट। अब बात करेंगे इसी तरह से, अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज दैट एक बाइकर है, बाइकर जो है वो अभी बाइक स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, अचानक से बाइकर जो है वो तेज़ी से एक्सीलरेट करके छोड़ देता है, तो जो पीछे वाला जो व्यक्ति होता है वो गिर जाता है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी जो बाइक है वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन उस पर बहुत ही तेज़ी से जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो उसका अपोज करती है, जिसके कारण पीछे वाला व्यक्ति गिर जाता है। लेट्स सी अनदर वन। जैसे आप क्लॉथ्स देखते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं सभी आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कि जो क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स को हम सुखाने से पहले उसे झाड़ते हैं। ठीक है, तो उसे तेज़ी से झाड़ते क्यों हैं? क्योंकि उसमें जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सारे रेस्ट में होते हैं। जो उसको हम झाड़ते हैं तो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और निकल जाते हैं। इसी तरीके से देखिए तो हमारे जो क्लॉथ्स वगैरह, सॉरी, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं या फिर जो कह सकते हैं आपके रज़ाई गद्दे होते हैं या बेडशीट होती है, तो जो मोटे होते हैं उन्हें हम जब सूखने के लिए डालते हैं तो उनको हम डंडे से बीट भी करते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे निकल जाएं। तो ये सारे जो एग्जांपल आपने सुना ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन को। अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन करना चाहती है कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो उसका अपोज करती है। ठीक है, जैसे आप बस में बैठे हैं और तेज़ी से जा रही है बस, अचानक से बस वाला जो होता है वो ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। लेट्स सी अनदर वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन कांट चेंज इट्स डायरेक्शन विदाउट एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन पर सीधा ही जाना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी मेंटेन्स इट्स सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसी को मेंटेन करना चाहती है, तो डायरेक्शन में चेंज होने का अपोज करता है, तो वहाँ पे होता है आपका क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया के ही, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर इनर्शिया, बोथ आर सेम। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अ पैसेंजर इन बस हैज़
अ टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इनसाइड अ बस ड्यू टू इनर्शिया। तो अब पैसेंजर जो बस में बैठा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। व्हेन द बस टेक्स टर्न, जब बस टर्न लेती है, बॉडी ऑफ पैसेंजर वांट्स टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तब भी बॉडी जो है पैसेंजर की वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहती है। ड्यू टू दिस इट अपीयर्स दैट हिज बॉडी बेंड्स आउटवर्ड, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या हो रही है, वो बाहर की तरफ मुड़ गई है। या फिर आप देखते होंगे अचानक से टर्न लेने पर ऐसा ही होता है कि जो आप बस में अगर बैठे हैं तो आप अपने साइड में जो व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर आप पूरा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में घूम जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सीधा जा रहे थे, हमारी बॉडी जो थी वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी। When we hit a carpet, it loses inertia of rest and moves, but the dust in it remains inertia of rest and is left behind. The dust and carpet are separated. ठीक है, तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल बताया कि कारपेट वगैरह को जब हम बीट करते हैं तो उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। When a tree is shaken, it moves to and fro, but fruit remains at rest due to its inertia of rest. Due to this, fruit breaks off the tree. ठीक है, अभी इसको भी बताया गया कि जब आप ट्री को शेक करते हैं तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेकिन उसके फ्रूट जो है वो रेस्ट पोजीशन में, जिससे उसका अपोज करते हैं और वो टूट करके गिर जाते हैं। इसमें लीव्स भी हो सकती हैं और आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक देखिए, तो व्हेन अ कार इज ब्रेक सडनली द मैन बेंड्स फॉरवर्ड वायलेंटली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि जब कार व्यक्ति चला रहा था तेजी से तो उसकी बॉडी जो थी वो मोशन कर रही थी, लेकिन अचानक से जो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो रेस्ट में आ जाता है, जिससे उसका अपोज होता है और वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ झुक जाता है। इसी वजह से जो व्हीकल्स होते हैं उसमें सीट बेल्ट की फैसिलिटी होती है कि सीट बेल्ट लगा करके आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। इनफैक्ट जो भी पैसेंजर्स जो भी बैठते हैं, जो भी यात्रीगण, उनको भी सीट बेल्ट यूज करना चाहिए, अदरवाइज वो इंजर्ड हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इवन व्हेन द कार स्टॉप्स द लगेज ऑन द टॉप ऑफ कार हैज द टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, देयरफॉर लगेज इज टाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि जो हम लोग कार पे जो भी लगेज रखते हैं उसको बांधते क्यों, उसको बांधने की क्या ज़रूरत है। सेम थिंग, इनर्शिया ऑफ मोशन ही है वहाँ पर, क्योंकि कार जब तेज़ी से मूव करी और अचानक से अगर ब्रेक वो अप्लाई करता है तो जो सामान है वो भी क्या मोशन कर रहा था, लेकिन जब अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, रेस्ट में आता है, तो वो आगे की तरफ गिर सकता है। इस वजह से लगेज जो भी होते हैं उनको कार में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनर्शिया का पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी अनदर वन, इनर्शिया एंड मास। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझेंगे कि इनर्शिया और मास का आपस में क्या रिलेशन है। Inertia is that property of body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. ठीक है, ये तो हमें पता ही है। In this above shown picture, the inertia of the coin tries to maintain its state of rest even when the card flows off. The mass of an object is a measure of its inertia. Its SI unit is kilogram. तो ये जो एग्जाम्पल है वो हम आपको ओरली बताते हैं कि देखिए है क्या कि इनर्शिया और मास क्यों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस बॉडी की मास जितनी अधिक होगी उसका इनर्शिया भी उतना ही अधिक होता है। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दैट आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पर आप मूव कर रहे हैं, आपको टर्न लेना है, तो आप थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो आसानी से टर्न ले लेते हैं, क्योंकि बाइक का जो मास है वो काफ़ी कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है। लेकिन वहीं अगर आप कार में हैं, कार में टर्न लेने के लिए आपको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कार का जो मास है वो अधिक है तो इनर्शिया भी उसकी अधिक होगी। वहीं ट्रक की अगर बात करें तो ट्रक की और अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ट्रक जो है उसका मास बहुत अधिक है तो उसकी इनर्शिया भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये तो आपका इस तरह से आप समझिए, या फिर आप समझ सकते हैं छोटा सा कि अगर एक साइकिल है, साइकिल खड़ी है और उसको आपको पुश करना है तो आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, वो पुश हो जाएगा, उसके पोजीशन में चेंज हो जाएगा क्योंकि उसकी इनर्शिया बहुत ही कम है। लेकिन अगर वहीं पे एक बाइक हो, उसको पुश करने की थोड़ा अधिक फोर्स, वहीं पे एक
फोर व्हीलर को आपको पुश करने के लिए बोला जाता है तो एक लोगों से जनरली पुश नहीं हो पाता है। ट्रक को पुश करना है नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी इनर्शिया जो है वो काफ़ी अधिक है, जिससे कि हमें अधिक फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यानी कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा इनर्शिया उसकी उतनी ही अधिक होती है। इस वजह से इनर्शिया और मास जो है यहाँ पे दोनों किसी बॉडी के लिए सेम ही होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनर्शिया का भी यूनिट जो है वो किलोग्राम ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मास की यूनिट तो किलोग्राम होती है, इनर्शिया की यूनिट भी किलोग्राम होती है, बिकॉज इनर्शिया इज टोटली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी मोमेंटम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना चाहिए तो मोमेंटम कहाँ से बीच में आ गया। तो बेटा ऐसा है कि आपको सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए पहले आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, अदरवाइज हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वी नो अबाउट मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के बारे में जानते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सिंपल ही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी, पी इज मोमेंटम एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम है क्या, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है उसका मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम मोमेंटम कहते हैं। यानी किसी बॉडी का अगर मास अधिक है और वेलोसिटी भी अधिक है तो उसका मोमेंटम अधिक होगा, किसी बॉडी का मास कम है वेलोसिटी कम है तो उसका भी मोमेंटम कम होगा। यानी आप यहाँ पे रिलेशन में सीधे सीधे देख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू एम वी है। अगर m इंक्रीज करेगा तो P भी इंक्रीज करेगा, यानी मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब भी मोमेंटम इंक्रीज करेगा। यानी बोथ केसेस में चाहे वो मास इंक्रीज किया जाए या वेलोसिटी इंक्रीज किया जाए, मोमेंटम जो है वो दोनों केसेस में इंक्रीज करेगा। अगर मास और वेलोसिटी डिक्रीज किया जाएगा तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि मास और मोमेंटम जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो अब फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मास का होगा किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर मूविंग बॉडी है और उससे क्या करना है, हमें स्टॉप करना है यानी ब्रेक अप्लाई करना है, तो वो जो हम फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, मास एंड वेलोसिटी के। यानी जितना धीरे धीरे, जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना होगा, जितनी वेलोसिटी अधिक होगी उतना ही अधिक फोर्स अप्लाई करना होगा। उसी तरीके से बॉडी का मास जितना अधिक होगा फोर्स आपको अधिक ही अप्लाई करना होगा, बॉडी का मास कम होगा तो फोर्स कम अप्लाई करना होगा। तो इससे हम समझ में ना क्या है जो आगे हम लोग देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल चेंज हो सकता है कि कोई भी बॉडी जब आप इनिशियली आप देख रहे हैं तो अभी साइकिल पे सपोज दैट साइकिल हम चला रहे हैं और हमारा जो वेट है वो 60 kg है सपोज दैट, और हमारी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, या फिर हम कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड सपोज दैट। तो आप देखिए वहाँ पे हमारा इनिशियली कुछ और है मोमेंटम, लेकिन जब हम थोड़ा और फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ी बार देखते हैं हमारा मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया और बढ़ गया है। मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वेलोसिटी चेंज हो रही तभी मोमेंटम आपका चेंज होगा। तो मोमेंटम कैन बी चेंज, मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो मोमेंटम कैसे चेंज होता है, ड्यू टू द फोर्स, फोर्स के कारण ही मोमेंटम हमारा चेंज होता है, चाहे वो बढ़े या फिर घटे। फोर्स अप्लाई करते हैं आगे की तरफ तो वो मोमेंटम इंक्रीज करता है, अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो मोमेंटम डिक्रीज करता है, लेकिन मोमेंटम चेंज होता है ड्यू टू द फोर्स। सो हियर इज इट डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। सपोज इनिशियल मोमेंटम इज mu एंड फाइनल मोमेंटम इज mv, देन तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल। फाइनल यानी बाद का मोमेंटम, इनिशियल यानी पहले का मोमेंटम। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम को हमने मान लिया mu, m फॉर मास, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम इज mv यानी m फॉर मास एंड
v फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए केवल वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है, मोमेंटम के लिए वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि बॉडी पहले भी वही थी तब भी उसका मास वही था, बाद में भी बॉडी वही है तो मास वही होगा। तो केवल यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स एम वी माइनस एम यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अब अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कुछ टाइम भी लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी वेलोसिटी 5 मीटर से 10 मीटर अचानक से पहुंच गई होगी। 5 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे थे तो 10 मीटर पर सेकंड से पहुंच गए, तो इसका मतलब कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ एसिलेशन भी हुआ होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। द रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उसे ही हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। एम कॉमन ले लेंगे तो एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सेशन के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और चेंज इन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी बारे में जानेंगे। और थर्ड पार्ट जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।